हेलो एवरीबॉडी। अभी हम लोग बैंक के कुछ इंटरनल पेपर्स देखेंगे। हम लोग जैसे सबसे पहले अगर लोन का काम होता है तो सबसे पहले हम लोग कुछ फाइनेंशियल्स बनाते हैं, जिसके बारे में हमने अर्लियर वीडियो पे बात कर लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं उन पेपर्स के बारे में जहाँ पर बैंक्स अपने इंटरनल इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए और जोनल ऑफिस में भेजने के लिए, क्लियरेंस के लिए वो करती हैं। इसमें क्या क्या पेपर्स बनते हैं, नोमेनक्लेचर अलग अलग होता है अलग अलग बैंक्स के, बट इन जनरल जो होता है वो प्रपोजल होता है, एक एप्लीकेशन क्लियरेंस मेमो होता है, इंस्पेक्शन होता है प्री इंस्पेक्शन बोलते हैं या पोस्ट इंस्पेक्शन बोलते हैं, और स्टॉक स्टेटमेंट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोन अमाउंट ये अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं अलग अलग लोन के लिए और अलग अलग बैंक के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसे देखोगे कि इसे कैसे बनाना है और उसके अलग अलग आइटम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि ये आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जो आप फॉर्म को एक एक करके डाटा जो है आप फिल करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये डाटा एग्जैक्टली इस फॉर्म में कहाँ से फिलअप होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली तब आपका ये जो आपका गूगल डॉक है वो बन जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ डाटा जो है वो आपको यहाँ से भरने होंगे, और कुछ कुछ जगहों पे आपको ये जब गूगल डॉक अपने आप ऑटोमेटिकली बनता है और गूगल ड्राइव में आ जाता है तो आपको यहाँ पे एक एक करके चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जितने भी आपका यहाँ पे वाइट डेटा है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये गूगल फॉर्म से लिंक्ड है और वो अपने आप यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है भरने की। जो भी आपका येलो कलर में है वो बैंक पर्पस के लिए, उस पर आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको ग्रीन कलर में है वो आपको चेंज करना है कलर। उसके बाद उसको यस नो को चेंज करना है या जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करना है, और आपको फिर उसका कलर ट्रांसपेरेंट में करके फिर आगे बैंक को सप्लाई करना है या ऑफिस में देना है। बट जो पीला कलर है उसको आपका कलर चेंज नहीं करोगे आप। ठीक है, तो मैं एक एक करके पेपर पढ़ता हूँ और उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या है, ब्रांच रेफरेंस नंबर छोड़ देना है। ब्रांच नेम जैसे मनिहारी है इसका। ठीक है, उसके बाद आपका तो हम लोग ये जितने भी पीले कलर के हैं उसको टच नहीं कर रहे हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो डिटेल लेके कस्टमर सीट से, जो कस्टमर सीट है हमारा, उस कस्टमर सीट से डिटेल लेके हम लोग उसको आपका यस नो वाला जो भी डिटेल है या कुछ भी ऐसा डिटेल है कि उसको भरना पड़ेगा। तो अब इसमें एग्जैक्टली क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्मॉल इंटरप्राइजेज है और ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग है ये आप देख लोगे। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग, यहाँ पे आप ये डाटा भर दोगे। उसके बाद क्या है कि एडवांसेस टू एससी और एसटी, कोई पार्टी एससी है एसटी है तो इस हिसाब से यस नो रहेगा। एडवांसेस टू माइनॉरिटी, ठीक है। अब अंडर एनी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कि नहीं है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम क्या होता है, जैसे पीएमईजीपी हो गया, पीएमएमवाई हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कि नहीं। तो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है पीएमएमवाई, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी होती है, तरुण, किशोर और शिशु। ठीक है, तो शिशु होता है आपका एक लिमिट है, आप देख लेना इंटरनेट में, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान में है नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ पे तरुण, किशोर और शिशु आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गया। अच्छा, वोमेन बेनिफिशियरी इन केस अगर है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वोमेन ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं, जो मतलब पार्टनरशिप में अगर है तो, या सिर्फ अगर वोमेन के नाम पे अगर लोन हो रहा है तो वो वोमेन बेनिफिशियरी इसमें है कि नहीं है वो देखना होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यस और नो देना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, वेदर कवर्ड अंडर सीजीटी एमएससी स्कीम। सीजीटी एमएससी स्कीम क्या हो गया, वो एक क्या हुआ है, जब जब से ये गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है CGTMSC। उसका क्या काम होता है कि कोई भी अगर लोन अगर आदमी ले रहा है और वो अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है, उसके अगेंस्ट में कोई मॉर्गेज नहीं होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इस केस में आपका इंश्योरेंस करती है। ठीक है, और उसका जो इंश्योरेंस का पैसा है आपके बैंक अकाउंट से कटता है, वो नियर अबाउट 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये जो आदमी लोन लेता है उसके बैंक अकाउंट से कटता है। सॉरी, ये कॉल आ गया था। तो गवर्नमेंट ने वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है जिसका नाम CGTMSC है, और उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लोन को इंश्योर करती है। ठीक है, और इंश्योरेंस का आपके जो बैंक अकाउंट है उसी में से इंश्योरेंस डायरेक्ट कट जाता है। ठीक है, तो जो भी लोन अनसिक्योर्ड है वो आपका गवर्नमेंट CGTMSC में कंपलसरी
इंश्योरेंस से कवर होती है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि क्या ये CGT MSC से इंश्योर्ड है कि नहीं। तो मैक्सिमम केस में येस होगा अगर वो लोन आपका विदाउट मॉर्गेज ले रहा है तो, ठीक है। उसके GST नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे उसी हिसाब से येस नो कर दीजिएगा। CG पैन ये छोड़ दीजिएगा। वेदर रजिस्टर्ड विद द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, तो ट्रेडर्स अगर हैं तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। विद द नेम ऑफ एनी एसोसिएट्स, तो कोई अगर एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट कंसर्न मतलब आपसे रिलेटेड आप ही का कोई और कंसर्न अगर है तो ये सर नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट, तो जो बिजनेस नेम है वो, तो ये वो आपका यहाँ से ये सब डिटेल भरना है, ठीक है। आप देखोगे बिजनेस नेम, ठीक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से ये यहाँ से आ जाएगा। इस्टेब्लिश्ड सिंस, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो आपका गूगल फॉर्म से डायरेक्ट यहाँ पे डालोगे और वो यहाँ पे डायरेक्ट अपने आप आ जाएंगे, उस हिसाब से लिंक्ड किया हुआ है। एज इन ईयर्स, पैन नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, रेसिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ एक्टिविटी पूछ रहा है, मतलब उस इंसान का पूरा डिटेल इस यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर कंपनी है तो सिन नंबर क्या है। अच्छा, वेदर MSME यूनिट इज़ ZED रेटेड, मतलब क्या हुआ कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होते हैं ना उसके लिए एक ZED रेटिंग होती है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे जो हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट नहीं है यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं होगी। नहीं तो ZED रिलेटेड आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन यहाँ भी बना के रखा हुआ है। तो देखो वेदर द MSME यूनिट इज ZED रेटेड, तो यहाँ पे इसका अलग अलग कैटेगरी होता है, तो हम लोग ज़्यादातर नो में ही करके चल जाते हैं बिकॉज एक्सपोर्टर है नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या है, गारंटर्स डिटेल, तो अगर गारंटर्स है तो आपको यहाँ पे हाथ से डिटेल भरना पड़ेगा। तो मैक्सिमम केस में गारंटर नहीं होते हैं तो यहाँ पे नहीं होंगे। अगर गारंटर होंगे तो जो मेरा आउटसोर्स ये वाला जो डॉक्यूमेंट है हमारा, इसमें गारंटर का अगर डिटेल आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गारंटर डिटेल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे फिर गारंटर का डिटेल इस फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यहाँ से। उसके बाद हो गया पर्पस ऑफ द लोन। पर्पस ऑफ द लोन, आप लोन किस लिए ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं या आप टर्म लोन के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लिखोगे, द एप्लीकेंट इज टेकिंग लोन फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल सो दैट ही कैन इंक्रीज हिज बिजनेस। कुछ भी एक छोटा सा लाइन लिख देना, या सिंपल आप वर्किंग कैपिटल अगर है तो वर्किंग कैपिटल लिख के चल जाना। अगर टर्म लोन होगा या दोनों होगा तो उसके बारे में आपको छोटा सा लाइन यहाँ पे स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये सेंस पीला है आपको नहीं भरना, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। ये अकाउंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बैंक के लिए लोन चेक करने का कि इसको देना है कि नहीं देना है। ये क्या है कि आपके अकाउंट में, करेंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट रहता है, ठीक है, एवरेज, ठीक है। फिर अदर डिपॉजिट क्या और आपने इंटरेस्ट अर्निंग कितना किया है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो बैंक जिसके हिसाब से आपकी क्रेडिट वर्थनेस निकालती है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपके करंट अकाउंट में हमेशा ₹1,00,000 का अमाउंट रह रहा है, तो बैंक को लगता है कि द कस्टमर इज़ ए गुड कस्टमर और इसको लोन अगर देंगे तो लोन ख़राब नहीं हुई। बिकॉज अगर किसी के करंट अकाउंट में ₹1,00,000 हमेशा रह रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये डाटा सिर्फ बैंक के पास रहता है तो बैंक निकाल सकती है, तो ये आप नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको आप छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, CC लोन कितना है, लिमिट क्या है अगर मान लो सपोज करो हम लोग CC लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्रीन है तो ग्रीन कलर में आपको भरना है। तो अभी जैसे सपोज करो कि अगर अभी नया लोन ले रहा है तो एग्जिस्टिंग लिमिट कुछ नहीं है, क्योंकि लोन ले ही अभी तक लोन मिला नहीं है, तो एग्जिस्टिंग लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लिमिट प्रपोज, तो अगर मान लो सपोज करो 10 लाख का आदमी लोन ले रहा है, तो 10 लाख का अगर आदमी लोन ले रहा है तो लिमिट प्रपोज में आप 10 लाख यहाँ पे लिखोगे। अच्छा, ड्राइंग लिमिट क्या होता है कि भले बैंक ने 10 लाख का लिमिट दिया बट उसको बोला कि अभी आप 8 लाख ही निकाल सकते हैं, अभी हम आपको 10 लाख नहीं निकालने देंगे, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग लिमिट। तो अधिकतर बैंक ये ड्राइंग लिमिट का पावर एक्सरसाइज नहीं करता, उसको जितना का लिमिट है प्रपोज किया हुआ है उतना का ही निकालने देता है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा का पूरा वैल्यू आपको लिखना है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग, अगर एग्जिस्टिंग लोन है तो आउटस्टैंडिंग का बात होगा, अगर एग्जिस्टिंग लोन नहीं है तो आउटस्टैंडिंग का बात नहीं होगा। एक तो ये हो गया सिनेरियो न्यू लोन के केस में। अब अगर पुराना लोन है और उसको इन्हेंस कर रहे हैं तो उस केस में क्या, सपोज करो किसी का 6 लाख का लोन है, उसको 10 लाख का है, तो उस केस में क्या होगा, एग्जिस्टिंग लिमिट 6 लाख, लिमिट प्रपोज्ड अगर 10 लाख कर रहे हैं तो 10 लाख, ड्राइंग पावर कर देंगे 10 लाख, और आउटस्टैंडिंग जो होगा वो आपका
और आउटस्टैंडिंग क्या होगा, अब मान लो 6 लाख का लोन लिया हुआ है, अब उसके उस समय उसने 5.5 लाख रुपये निकाल के रखा है, तो 5.5 लाख रुपये निकाल के रखा है, तो वहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग 5.5 लाख रुपये लिखोगे, तो वो कहाँ से मिलेगा, आपको बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा। तो अगर वो नया लोन होगा तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पे कुछ नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले बताया, और अगर पुराना लोन होगा तो आपको बैंक स्टेटमेंट से देख के बताना होगा, और एज ऑन डेट यहाँ पे आपको बताना होगा, एज ऑन डेट क्या, तो यहाँ पे लिखना होगा एज ऑन कौन सा डेट, क्योंकि सपोज करो 31 नवंबर 24, अभी 24 नवंबर है तो 24 नवंबर को कुछ और होगा वैल्यू, 30 नवंबर हो जाएगा तो कुछ और वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, मार्जिन प्रपोज्ड, तो इन जनरल स्टैंडर्ड मार्जिन प्रपोज जो होता है वो 25% ही होता है, ठीक है, तो वही लिख देना है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका प्रपोज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आप छोड़ दोगे, ये आपका बैंक का काम है, ठीक है। इसी तरह टर्म लोन का सेम होगा, टर्म लोन के केस में भी एकदम एग्जैक्टली सेम ही आपका लाइनअप जाएगा, जो से मैंने पहले बोला। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको काइंडली इस पार्ट को आप दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है नेटवर्थ, तो 20, 21, 22, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्थ डालोगे जो आपको सीएमए से मिल जाएगा, सेल्स डालोगे, अदर इनकम हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, करंट रेशियो हो गया, डेट इक्विटी रेशियो हो गया, डेट सर्विस रेशियो हो गया, और इंटरेस्ट कवरेज हो गया। तो इतना सिर्फ डाटा है वो आपको फ्रॉम सीएमए और बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल्स बना है आपको उससे बना के डालना पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है सिक्योरिटी डिटेल, सिक्योरिटी डिटेल बोले तो अगर सीसी लोन होता है तो मेन सिक्योरिटी जो होता है वो हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक होता है, यानी स्टॉक ही मेन सिक्योरिटी होती है। बट अगर इसके अलावा भी अगर कोई लोन ले रहा है, अगर कोई इंसान मॉर्गेज दे रहा है, यानी बैंक अगर मॉर्गेज और कुछ मांग रहा है, मॉर्गेज में हो सकता है एफडी हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, आपका हाउस हो सकता है, वैकेंट लैंड हो सकता है, तो उसका डिटेल यहाँ पे डाला जाता है। तो अगर हम प्रिंसिपल पे बात करें तो सीसी लोन के लिए हमेशा प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमेशा स्टॉक ही होता है, इसलिए हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है। वैल्यूएशन, अच्छा इसका स्टॉक का ना स्टॉक स्टेटमेंट निकलता है, स्टॉक स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिपोर्ट तो वो कब का है इसका भी होगा। अगर मान लो स्टॉक का है तो स्टॉक का एक रिपोर्ट बनेगा जिसमें डेट दिया होगा कि उस डेट में मेरा स्टॉक प्रेजेंट वैल्यू कितना है और प्रपोज्ड वैल्यू कितना है, ठीक है। और जैसे ये पीला कलर है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बैंक मैनेजर से समझना होगा, ये पार्ट मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया, तो मैं इसलिए इसको पीला करके छोड़ देता हूँ। बट ये डेट ऑफ वैल्यूएशन समझ में आया, मैंने आपको बता दिया। और आवर शेयर और प्रेजेंट प्रपोज जो है वो मैं आपको आगे बता दूंगा बैंक मैनेजर से ये करके। सॉरी मैं इस चीज़ को ध्यान पे नहीं रख पाया था, ठीक है। अब क्या है इसके बाद क्या है कि डिटेल ऑफ द ड्यू डिलिजेंस डन। ड्यू डिलिजेंस क्या है कि बैंक मैनेजर ने और ऑफिसर ने अलग अलग चीज़ों को कब कब किया है इसके बारे में उसके बारे में एक डिटेल दे रहा है कि एप्लीकेंट को सबसे पहले इंटरव्यूड कब किया गया। तो एक यहाँ पे ना लमसम डेट लिखा जाता है, ठीक है। लमसम डेट बोलने का मतलब कि एक एक्सपेक्टेड, मतलब एग्जैक्टली तो डेट बैंक मैनेजर याद करके रखते नहीं है, बट यहाँ पे सिंस प्रोसेस तो आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो लोग एप्लीकेंट आएंगे, वो अपने लोन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू शॉर्ट ऑफ किया जाएगा कि बैंक मैनेजर पूछेंगे कि आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, क्या चीज़ करना है। तो एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद बैंक में जो ऑफिसर है, बैंक के ऑफिसर है और बैंक मैनेजर जो है वो इंस्पेक्शन करने जाएंगे, तो इंस्पेक्शन डेट लिखना है। और ये जो इंस्पेक्शन डेट, ये जो भी डेट है ना हर जगह ये 3-4 बार पूछी गई और आपको हर बार हर जगह एक ही डेट लिखना है। ऐसा नहीं है कि प्री इंस्पेक्शन डेट यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं फिर उसके बाद दूसरी जगह कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे एक बार आपको मैनेज करके देखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये प्री इंस्पेक्शन डेट 2-3 जगह और आएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस जो है वो किया गया है, वो भी 15 तारीख को, अगर जब इंस्पेक्शन में गया है तो उसी दिन का आपका वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस भी दिखा दोगे, तो वो चीज़ हो गया। अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ टू बी मॉर्गेज डन और नॉट, अगर जैसे इस केस में मॉर्गेज नहीं था, ठीक है, स्टॉक के ऊपर में ही सिर्फ लोन दिया गया है, तो सिंस यहाँ पे स्टॉक के ऊपर में ही सिर्फ लोन दिया गया है और आपका मॉर्गेज नहीं दिया जा रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, नहीं तो यहाँ पे वो भी डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी तो यही सेम डेट लिख देना। सर्च विथ रजिस्टर ऑफ कंपनी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल है। अच्छा, सर्च रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, अब ये क्या होता है सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मॉर्गेज लोन होता है और मॉर्गेज में प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो आपका एक सर्च रिपोर्ट बनता है, वो बनाते हैं लॉयर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका डेट लिखना पड़ता है यहाँ पे आपको,
ठीक है। और एक वैल्यूअर होता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है जो इम्पैनल होता है, ये दोनों बैंक से इम्पैनल होते हैं, तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देता है कि ये प्रॉपर्टी का इतना वैल्यू निकला और उसी के आधार पे लोगों को फिर आगे लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन रिपोर्ट में उसका डेट लिखना है कि ये कब हुआ है। और सर्च रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या होता है, सर्च रिपोर्ट जो लॉयर बनाते हैं उसमें ये देखते हैं कि इसका टाइटल है कि नहीं, क्लाइंट जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज दे रहे हैं क्या उसका परफेक्ट टाइटल है कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये छूट मूट का मतलब दूसरे का प्रॉपर्टी बैंक को चिपकाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये लॉयर इसलिए सर्च रिपोर्ट देखते हैं, सर्च रिपोर्ट में ये देखते हैं लास्ट 30 साल का सारा रिपोर्ट निकाला जाता है और इसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिटेल यहाँ पे लिखना है, तो इस केस में नहीं था, मैंने इसलिए लिखा नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैंकर, अगर कोई और लोन है तो यहाँ पे नहीं था इसलिए नॉट एप्लीकेबल। सिबिल, ईसीजी, आरबीआई, सीएफआर, विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में फाइंडिंग देखा गया है कि नहीं, तो फाइंडिंग नहीं है और इसको सेटिस्फैक्ट्री इसलिए लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम सेटिस्फैक्ट्री लिख के अगर इतना दूर तक बात है तो इतना दूर तक तो चेक कर ही लिया गया होगा। आरओसी चार्जेस, बैंक कंपनी नहीं है तो इसलिए आरओसी चार्जेस कुछ होगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देना। ये येलो है, ये पार्ट छोड़ देना है। मार्केट इंक्वायरी, उसके बाद वो सेटिस्फैक्ट्री, यानी इसका मतलब कि ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने मार्केट में जाके इसको इंक्वायरी किए हैं, अलग अलग लोगों से पूछा है, 3-4 लोगों से पूछा है कि कस्टमर का कैसा क्रेडिट वर्दनेस है, क्या इंटीग्रिटी है बंदा अच्छा है कि नहीं है, उसके बारे में। तो ये एक फॉर्मल तरीका है बस बताने का कि हाँ हम लोगों ने किया है अल्टीमेटली, ठीक है। ऑन पेपर होता है बहुत सारी चीज़ें, ऑफ पेपर बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है, विदाउट पेपर, सिर्फ पेपर में ये सब चीज़ मोटा मोटी दिखाना होता है। अच्छा, पॉल्यूशन कंट्रोल, अगर वैसा कोई पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप ईटा भट्टा खोल रहे हैं तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल क्लियरेंस लेना जरूरी है, बट अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई पॉल्यूशन कंट्रोल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, तो यहाँ पे इसका इसलिए नॉट एप्लीकेबल इसमें दिया गया है। अच्छा, आईडी प्रूफ, तो पैन, आधार कार्ड, सब चीज़ चेक किया गया है, उसके बारे में डिटेलिंग है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कि कितना इसको लोन परमिसेबल बैंक फाइनेंस मिल सकता है। तो ये जो बैंक है, ये बैंक अपना एक अलग सिस्टम यूज़ करता है फॉर परमिसेबल लोन फाइनेंस के लिए, जिसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर 20-21 और 21-22 एस्टिमेटेड ईयर का सेल्स लिया जाता है और नायक कमेटी का रूल को ये फॉलो करता है। नायक कमेटी क्या बोलता है, हम मैक्सिमम 20% ऑफ सेल्स फिगर का लोन दे सकते हैं। तो 20% ऑफ सेल्स फिगर क्या हो गया, आप देखोगे 250 का, और उसको पढ़ा कैसे जाता है, नायक कमेटी ने बोला कैसे था, नायक कमेटी बोला था कि 25% ऑफ ग्रॉस सेल्स माइनस 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स इज इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो इसको इस हिसाब से नायक कमेटी ने बोला था, इसलिए इसका फॉर्मेटिंग भी ऐसे ही है, डायरेक्ट 20% नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग पीरियड फॉर लोन एवब ₹10 लाख, होल्डिंग पीरियड अगर टर्म लोन होगा और एवब 10 लाख रुपये होगा तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, टर्म लोन असेसमेंट, टर्म लोन यहाँ पे नहीं, ये सीसी लोन था इसलिए टर्म लोन असेसमेंट कुछ नहीं होगा। अगर होगा अगर टर्म लोन होता तो उसमें कुछ लाइनअप्स लिखने पड़ते कि हाँ ये कितने दिन का है, क्या कितना ईएमआई जा रहा है, कितने क्या कहते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है उसका, तो प्रॉपर एक शीट वहाँ पे बन के जाता है कि कितना कितना ईएमआई, कितना कितना डिटेलिंग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको आप एग्जैक्टली वैसे ही छोड़ देना, इसमें आपको कुछ टच करने का ज़रूरत नहीं है। ये बैंक मैनेजर ने कहा है मुझे भी कि इसको यहाँ पे डिटेलिंग आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंस्पेक्शन डेट, फिर देखो मैंने आपको बताया था ना इंस्पेक्शन डेट बार बार आएगा तो वो हमेशा बार बार सेम होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग को वो देख के रखना होगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन डेट यहाँ पे डाला हुआ है और रिमार्क सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। एनी एडवर्स कमेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन और ऑडिट, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन के बारे में बता रहा है, कोई एडवर्स ये नहीं, और ये पीला वाला पोर्शन है फिर आपको इसलिए छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब क्या है इसमें स्टेटस रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अब जैसे इसमें क्या है आपका रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लिया गया है, में रजिस्टर है कि नहीं, तो इसका नहीं था, नो लिखे हैं। एमएसएमई में रजिस्टर है कि नहीं, इसका यस किया है, तो मैंने इसको यहाँ पे यस लिख देता हूँ, इसने एमएसएमई में रजिस्टर करवाया है अपने आप को, ठीक है। ड्रग लाइसेंस, मेडिकल शॉप नहीं है तो ड्रग लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। जीएसटी रिटर्न फाइल यस, ठीक है। इनकम टैक्स है लेटेस्ट, ओके। इन्हीं अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज तो नो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सबसे बोरिंग पार्ट मुझे भी लगता है, ये क्या है ना एग्जैक्टली क्या है कि ब्रांच एक मोटा मोटी एक राइटअप लिख के देता है कि क्यों हम इसको, क्या हम इसका देखें और इसको लोन क्यों मिलना चाहिए, तो एक छोटा मोटा उसके बारे में लिखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मिस्टर
ये सॉरी बिजनेस नेम कांटा कोस जो है इज ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ शेखर कुमार। द फर्म इज इंगेज इन ग्रामीण इंडियन गैस एजेंसी, मतलब इसके पास इंडियन गैस एजेंसी है। द सेट फर्म हैज़ बीन रनिंग इन रेंटेड प्रीमाइसेस एट काटाकोस इंडियन गैस, एड्रेस डाला हुआ है पूरा का पूरा सिंस 2011। तो इसके बारे में बड़ाई करना और रिकमेंड करना, मतलब कहने का बैंक जो है ये जो ब्रांच है ये रिकमेंड करी है जोनल ऑफिसर्स को कि क्यों उनको लोन देना चाहिए। तो इसके बारे में छोटा सा एक राइटअप दिया हुआ है कि हम इसको कितना लोन दे रहे हैं, इसका लास्ट ईयर का फाइनेंशियल इतना था, इसका ग्रोथ हुआ सेल्स में कि नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट इसका इतना हुआ, इसमें इतना चेंजेस हुआ, इसका स्टॉक के बारे में आप बोल सकते हो, आप बहुत चीज़ लिख सकते हो, बट आपको छोटा सा एक राइटअप बट लिखना है, ठीक है। और आपने आप इंश्योरेंस करवा ही रहे हैं, इसके बारे में देखो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। द स्टॉक विल बी एडिक्वेटली इंश्योर्ड एंड फॉर दिस कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक वैल्यूइंग ₹8 लाख विल बी ऑप्टेन फ्रॉम आवर बैंक चार्ज मेंशन देयर इन, ठीक है। तो वो पूरा एक राइटअप, आप इसको एक बार पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा राइटअप है जिसके बारे में बैंक बता रहा है अलग अलग चीज़ें। अच्छा, इसमें आपका रिकमेंडेड फॉर सैंक्शन ऑफिसर का नाम होगा और सैंक्शन जो है सैंक्शनिंग ऑफिसर ये ब्रांच मैनेजर जो है, ठीक है, यहाँ पे ये डाला हुआ है। अच्छा, ये हो गया आपका प्रपोजल जो सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसमें मैक्सिमम डिटेल बैंक अपने क्लाइंट का लेता है और यहाँ पे डलवाता है। उसके बाद पार्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस मेमो। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक वो डॉक्यूमेंट है जिससे अब जैसे मान लो 3 लाख का लोन है तो 3 लाख का लोन देने का पावर स्मॉल बैंक्स को होते हैं, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस मेमो की ज़रूरत नहीं होती है, बट जैसे मान लो 8-10 लाख का लोन होता है तो उस केस में क्या होता है कि बैंक को बोला गया है कि आप मुझसे क्लियरेंस लो, तभी आप 8-10 लाख रुपए का लोन कर सकते हो। और 10 लाख से ऊपर का कोई भी लोन होता है तब तो बैंक खाली रिकमेंड करती है, पेपर सारा का सारा बैंक बना के भेजती है और वहाँ से फिर क्लियरेंस होता है। क्या बताया मैंने, 3 लाख का लोन अगर होता है तो बैंक का फुल पावर है, वो लोन बैंक मैनेजर का फुल पावर होता है लोन दे देने का 3 लाख रुपए तक, ठीक है। 3 लाख से रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का बैंक जो है क्लियरेंस लेती है तब लोन देती है, ठीक है। 3 लाख तक क्लियरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो 3 लाख से 10 लाख रुपए तक आप बैंक ऊपर से क्लियरेंस लेती है, और 10 लाख से अगर ऊपर होता है तो लोन जो होती हैं वो सारा की सारी वो जोनल ऑफिस में बैठे ऑफिसर्स ही करते हैं, सिर्फ ये लोग यहाँ से पेपर बना के देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंस 8 लाख का लोन था तो इसलिए यहाँ पे वो 3 से 10 लाख के बीच का पड़ रहा है, तो ये इसलिए वहाँ से क्लियरेंस मांग रही है। तो बस वो सेम डिटेल एप्लीकेंट नेम, कंस्टिट्यूशन की पर्सन, एक ही चीज़ को 2 बार आप देखोगे इसमें रिपीटेटिव बहुत है। प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या था, ये सारी चीज़, नेटवर्थ क्या है, तो एक वो कागज़ जाता है। तो वो हर केस में तो जाएगा नहीं, आप समझ में भी गए हो कि कब जाएगा और कब ये नहीं जाएगा। और फिर एक ब्रांच रिकमेंडेशन एंड कमेंट ऑफ द सिविल है, तो वही इस टाइप का एक कमेंट है, बट दोनों को कॉपी पेस्ट मत कर देना, मोटा मोटी थोड़ा बहुत अलग रखना, अधिकतर चीज़ सेम जाएगा बट थोड़ा सा लाइनअप चेंज कर देना, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या है एग्जैक्टली आपका कि प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन है कि लोन देने से पहले ऑफिसर गया था और वहाँ पे इंस्पेक्ट करके आया था, ठीक है। कि उसमें इंस्पेक्शन में क्या है कि आपका लोकेशन ऑफ द शॉप जो दिखा रहे हैं वो उतना वही है कि नहीं जो पेपर में आप दिखा रहे हैं। स्टॉक का इंस्पेक्शन करेगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक देखेगा, स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से उतना है कि नहीं, बुक डेट है कि नहीं, ठीक है। ड्राइंग लिमिट कितना दे रहे हैं उसके हिसाब से, कमेंट ऑन द इंश्योरेंस, मतलब एग्जैक्टली क्या है कि वहाँ अगर आपका ऑफिसर गया है, ब्रांच मैनेजर या फर्स्ट ऑफिसर जो भी अगर वो जाता है तो वो सारी चीज़ें देख रहा है और वो उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पे ये डिटेलिंग दिया हुआ है और ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन फिर उसको अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर आपका यहाँ पे एक डाटा है। उसके बाद क्या है आपका, अच्छा ये तो मैंने आपको ये दिखाया, ये 10 लाख तक का लोन का है। अब इसके ऊपर क्या है आपका मैं बताऊँ, ये जो मैक्सिमम डिटेल मैंने आपको ना समझाई यहाँ पे, ताकि आप अपना प्रूडेंस लगा पाओ और चीज़ों को समझ पाओ। अब इसके ऊपर वाली बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसके ऊपर वाली बात ये है एग्जैक्टली कि अब आपको ये यहाँ से तो भरना नहीं है, आपको जो मैक्सिमम डिटेल है ना, आप जो इतना देख के आप सोचोगे यार ये तो 23 पन्ने का डिटेल है इतना डिटेल भरना, जैसे ये 13 पन्ने का डिटेल है और अगर 25 लाख से ऊपर का लोन है तो उसमें तो 23 पन्ने का डिटेल है, ठीक है। तो इतना भरना पड़ेगा, डिटेलिंग भरना पड़ेगा। तो ये जो मैक्सिमम डिटेल है, कुछ अच्छी बात ये है कि वो यहाँ से भराएगा और यहाँ से बहुत ईजी वे में भरा चला जाएगा, ठीक है। आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है,
ये पूरा का पूरा प्रपोजल और इंस्पेक्शन और एप्लीकेशन मेमो ये सब जितना भी है, ये मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 मिनट का काम है, ठीक है। तो बहुत आराम से आप आराम से भर सकते हो, तो इतना डरने की इसमें इसलिए ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। और आपको करना क्या है, यहाँ से आप जब ये सारी डाटा भरोगे, सबमिट जैसे करोगे, तो ये अपने आप बन के तैयार हुआ। और ये जो बन के आपका एग्जैक्टली तैयार हुआ, तो यहाँ पे जो ग्रीन, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन में ही सिर्फ चेंजेस करना है, और रिकमेंडेशन वाला पार्ट है, सिर्फ वो लिखना है। तो आप रिकमेंडेशन वाला पार्ट, जो अलग अलग 3 जगह रिकमेंडेशन वाला पार्ट आप देखें, ठीक है, वो आपको लिखना है, और इंस्पेक्शन में भी होगा, वो लिखना है। थोड़ा बहुत चेंज करके लिखना, क्या वो लिखा हुआ रहेगा, आपको थोड़ा बहुत हाथ से चेंज करना है, ठीक है। और बाद की थोड़ा बहुत आपको ग्रीन एरिया में चेंजेस करना है, बाद की जितना भी चीज़ें वो तो अपने आप भर के ही आएंगी। तो आपको जो मेहनत करने की बात है, और ये ग्रीन एरिया मैं अभी और कम कर दूंगा, जो इतना जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको और फॉर्म से लिंक कर दूंगा, तो वो भी आपको यहाँ पे जा जाके भरने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल टुगेदर ये मेरे ख्याल से 10 मिनट में ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक भर के भी दिखा देता हूँ। सपोज करो मैं आपको एक ना पूरा डिटेल भर के दिखाता हूँ। मैं सिर्फ नॉर्मल डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आकाश, सॉरी, जीएसटी नंबर तो 10BTNGP6233QA, ठीक है। सपोज करो बिजनेस नेम SGP, मेरा मैं अपना ही लिख दे रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट 2015, कस्टमर borrower ऑफ द ब्रांचिंग सिंस नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी तक मैंने उस बैंक में लोन लिया ही नहीं था, या उसका बैंक अकाउंट नहीं था, नया ही है। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस तो सर्विस, CA फॉर्म, मैं एक नॉर्मल सा डिटेल भर रहा हूँ। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म है मेरा, हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शॉप डिटेल, शॉप एड्रेस बड़ा बाज़ार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री और गोडाउन एड्रेस, तो नॉट एप्लीकेबल, फैक्ट्री और गोडाउन एड्रेस तो है नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रांच, सपोज करो 1 किलोमीटर, ठीक है। मैं बस एक लिख रहा हूँ, नेम आकाश, एज 31, पैन, सपोज करो कुछ भी लिखा, कुछ भी मैं डिटेल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन CA, ठीक है, ऑब्लिक BCom, ठीक है। रेसिडेंशियल, कुछ भी लिख दे रहा हूँ यार, मतलब अब पूरा डाटा भरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ एक्टिविटी तो 6 ईयर्स, ठीक है। उद्योग आधार, मान लो कुछ भी एक नंबर आया। सिन नंबर नॉट एप्लीकेबल, ZDT रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे मैंने बताया था। गारंटर नॉट एप्लीकेबल। नेटवर्थ आप सपोज करो, मैं सब में 2020 भर दे रहा हूँ। आप CMA से ये डाटा, यहाँ से आपको CMA से मिलेगी, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे डाटा भर दे रहा हूँ, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस रेशियो। अच्छा, इसमें ये क्या है, डेट इक्विटी रेशियो ना, आप वहाँ पे आपको CMA मिलेगी नहीं, वो TUL/TNW होती है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं ये रेशियो वाला पार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये रेशियो वाला पार्ट कैसे होता है, ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ। और किन्हीं का असाइनमेंट है क्या? अब जैसे नेटवर्थ है, नेटवर्थ कहाँ से ले रहे हैं, ये CMA जब बना लोगे आप, ठीक है, तो CMA में आपका नेटवर्थ आपका यहाँ से आ गया। तो नेटवर्थ आप यहाँ पे देखोगे किस साल का मांग रहा है, 2020 का ये हो गया, ठीक है। ऊपर में देखो कौन साल है, 2020 का यहाँ पे, ठीक है। तो नेटवर्थ हो गया 10.02 बिजनेस नेटवर्थ, ठीक है। तो 10.02 21 हो गया 12.37। वैसे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक। और इन सारा इन लैक्स है, और यहाँ पे देखना गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, 23 नहीं है, देख लो, ईयर स्पेसिफिक देखते चले ना। अच्छा, उसके बाद सेल्स का फिगर आ जाओ, तो यहाँ पे रेशियोज़ में आ जाओ और सेल्स का फिगर आ जाओ, तो 20 का, ठीक है। ट्वेंटी वन का और 22 का, जिस ईयर का मांग रहा है उसी ईयर का भरना है। अदर इनकम इस केस में नहीं था, 0 0 0। अच्छा, नेट प्रॉफिट
जो है 3.82, 4.34 देख लेना ये कहाँ से भर रहा हूँ मैं, और 4 अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लेना। अच्छा करंट रेशियो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो करंट रेशियो है, तो यहाँ से मैं डाटा ले लेता हूँ, तो यहाँ पे तो एन है करंट रेशियो, यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि करंट रेशियो क्योंकि लोन नहीं था तो इसलिए करंट रेशियो यहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी होती है, तो वहाँ पे आपका करंट लाइबिलिटी में कुछ था नहीं, इस कारण से वो ये आ रहा है। अच्छा डेट इक्विटी रेशियो मतलब बोलते हैं इसमें TOL बाई TNW, तो TOL बाई TNW आप देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस केस में पहला साल में 0.00 है, दूसरे साल में 0.16 और तीसरे साल में ये, ठीक है। अच्छा DSCR रेशियो मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो तो हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल हो रहा है, बिकॉज टर्म लोन में ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो आएगा, क्योंकि डेट को सर्विस करना है तब, तो हमारे केस में तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, क्योंकि CC लोन की बात है। अगर CC का टर्म लोन होता तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो बिल्कुल आता। अच्छा इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, अब इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या हो गया, ये देखो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये PBDITA बाई इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपका हो गया वही हो गया इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी मतलब कितना गुना मैं इंटरेस्ट सर्व कर सकता हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, ठीक है, जो मैंने कमाया, ठीक है। तो पहले साल में तो नॉट एप्लीकेबल क्योंकि मेरे पास लोन था नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल। दूसरे साल में से मेरे पास लोन है, तो मैं इसलिए यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अच्छा 25% ऑफ सेल्स, यहाँ पे आप 25% ऑफ सेल्स निकाल लेना, 21 का और 22 का, और 5% ऑफ सेल 21 का और 22 का, और मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस ये दोनों को माइनस कर देना, जो मैंने वहाँ पे दिखा रहा था फॉर्मेट में था ना ये आपका प्रपोजल में, वो यहीं पे डाटा आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों माइनस करके दिस माइनस ऑफ दिस हुआ 50, तो ये कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है कैलकुलेटर में, और इसको यहाँ पे सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे यहाँ पे ये बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। सबमिट हो गया, अब ये गूगल ड्राइव में अपने आप आ जाएगा, तो ये गूगल ड्राइव मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपके गूगल ड्राइव में ये शायद अपने आप दिखना शुरू कर देगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं इसको देख रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब 30 से 35 सेकंड लगता है इसे तैयार होके आने में, ठीक है। शायद फोल्डर में ये देखो आ गया आकाश SGPA के नाम से, और ये देखो सारा का सारा डिटेलिंग आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीला किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप सर्विस कर दो। अब जिसको जैसे चेंज करना है इसको आपको चेंज करते चले जाओ, जो जैसे मैंने समझाया था। SC ST है तो नो, उसके बाद माइनॉरिटी है तो नो, वो कस्टमर सीट से पता चल जाएगा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम है तो यस नो, जब जो भी होगा यस नो। वुमेन बेनिफिशियरी यहाँ पे है तो नो। तो ये सारी डिटेलिंग आप इसको भरते चल जाओगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ये सारी डिटेल तो अपने आप आके ही आपके पास, ठीक है। अच्छा लोन अमाउंट, अभी एग्जिस्टिंग लिमिट लोन कुछ भी नहीं था, प्रपोज मान लो सपोज करो हम 5 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 लाख 5.00 दोगे हर जगह इन लाख से, जो भी ड्राइंग लिमिट 5.00, और स्टैंडिंग अभी नया लोन है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ वैल्यूएशन जो मैंने आपको समझाया, और ये सारी चीज़ों को आप इसको चेंज करते चले जाओगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपको ये सारी ये सब चीज़ भरने में बहुत कम समय लग रहा है। सिर्फ जो आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा ये ब्रांच कमेंट एंड रिकमेंडेशन, और सेम चीज़ आपका इन सब केसेस में जो नीचे वाले केसेस है उसमें, और थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, तो ये फटाफट अपने आप भर गया। तो मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल 4-5 मिनट लगेगा आपको ये फॉर्म भरने में, और 4-5 मिनट लगेगा आपको या 10 मिनट लगेगा आपको इसको भरने में, तो ये बन जाएगा। तो ऑल टुगेदर मैं आपको इस यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और आप इसको एक बार पूरा रीड ऑन कर लोगे। थैंक यू।